क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि एक इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि एक आर डिस्टेंस पे। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद है हमें करना है। इसका फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा बाय आर। तो मैं एडिशनल चीज़ें 2-3 और बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी पूछा जा सकता है कि आर्क है, एक ये आर्क है, उस पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आर डिस्टेंस पे। तो 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2, अगर दोनों के बीच में थीटा एंगल बन रहा है। सेमी सर्कुलर आर्क के बारे में पूछेगा तो ई बराबर 2k लैम्डा बाय आर, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा पर 2 है, बस ये मेन फॉर्मूला है। तो इसमें अगर थीटा का वैल्यू यहाँ पे 180 रख रहे थे तो 180/2 होगा, क्या हो जाएगा 90। साइन 90 क्या होता है 1, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 2k लैम्डा बाय आर हो जाएगा। और रिंग है तो रिंग में सेंटर पे है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। 0 यहाँ से निकल जाएगा, 1 यहाँ पे रखेंगे 360 डिग्री, 360/2 180 हो जाएगा। साइन 180 क्या होता है 0, तो यहाँ पे ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस क्या होगा। अगर फ्लक्स पूछ रहा है तो फ्लक्स हमेशा जो है ना ये क्लोज सरफेस का जितना अंदर रहता है ना उसके पे डिपेंड करता है। और इसमें अगर पूछ लेता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस बेस पे डिपेंड है, कौन कौन चार्ज पे डिपेंड है, तो टोटल पे जितना, जैसे कि जो इनसाइड है जो आउटसाइड है, जितना आउटसाइड है जितना इनसाइड है, सब चार्ज डिटरमाइन करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही डिटरमाइन करेगा जो कि क्लोज सरफेस के अंदर होगा। हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 में ये डायग्राम दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है क्या होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई डॉट ए। इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो ई ए कॉस थीटा ये होता है, ठीक है, ई ए कॉस थीटा। और ये थीटा कहाँ का है, थीटा है ये एंगल है एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। और इसका एरिया वेक्टर कितना होगा, ये एक प्लेन है तो इसका एरिया वेक्टर ये तो ये ऊपर जाएगा या इसके प्लेन के ये जस्ट नीचे जाएगा, तो ये यहाँ ऊपर जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये ऊपर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और जो है ये इसका एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच में तो एंगल 90 डिग्री बन गया, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन गया। तो ये कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। और हम जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री क्या होता है, कॉस 90 डिग्री 0 होता है। तो यहाँ पे फ्लक्स इसका जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपन चार्ज होता है, फोर्स अपन चार्ज होता है, क्योंकि हम जानते हैं फोर्स बराबर क्यू, ये तो हम सब रटा हुआ है हमें। तो एफ बराबर क्यू होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फोर्स का हो जाएगा एसआई यूनिट न्यूटन और चार्ज का हो जाएगा कूलम, तो न्यूटन पर कूलम ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5 में एक चार्ज दिया हुआ है, यहाँ पर एक चार्ज दिया हुआ है क्यू, और ये बोल रहा है कि चार्ज पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है ऊपर की तरफ। और ये बोल रहा है कि ये चार्ज जो है स्टेबल है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो नीचे इसको पक्का ग्रेविटी इसको जो है बैलेंस किया हुआ होगा। नीचे ग्रेविटी लग रहा है, ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, तो दोनों में बैलेंस हो गया होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे Q = mg, क्योंकि ये इसमें क्वेश्चन में साफ साफ बताया जा रहा है कि ये जो है इक्विलिब्रियम में है, तो Q बराबर mg हो जाएगा, ठीक है। तो हमें वही पूछा गया है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो E का वैल्यू क्या होगा। तो हमें E तो Q बराबर mg है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया mg/q। मास दिया हुआ है यहाँ पे 6 × 10⁻⁹ क्वेश्चन में। G का वैल्यू 10 जानते हैं हम, और Q का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ नहीं होता है। इसको हम जिसे सॉल्व करेंगे वो ये पॉइंट को ऊपर जाएंगे तो 60 आ जाएगा, 60/16 हो जाएगा। और ये -10⁻8 है वहाँ पे, तो ये नीचे आ जाएगा 10⁻19, तो ऊपर आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.75 × 10⁻11। नंबर 6 में बोला गया है कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज Q दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, रिलीज किया गया है, रेस्ट से रिलीज किया गया है, और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें गिवन है, दिया हुआ है। तो नेगेटिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को हम मान्यता नहीं देते हुए द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल पूछा है टी सेकंड पे लीनियर मोमेंटम पूछा है। तो पूछा क्या हमसे कि लीनियर मोमेंटम पूछा गया है। तो सबसे पहले सोचो कि लीनियर मोमेंटम पूछा है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर mv। मास में दिया हुआ है, bm को फाइंड करना है हमको वेलोसिटी, तब ना लीनियर मोमेंटम आएगा। तो मास तो दिया हुआ है, तो वेलोसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, u+a+at। तो u तो दिया हुआ है कि रेस्ट से रिलीज किया गया है, तो u तो यहाँ से रिलीज किया गया है, इसलिए u0 हो जाएगा, ठीक है। और ग्रेविटी को बोला है कि नेगलेक्ट कर देने के लिए, तो यहाँ पे a बराबर g नहीं होगा, सब वो कुछ बच्चे यहाँ पे b बराबर gt कर देंगे, gt नहीं होगा, अभी 80 होगा, क्योंकि ग्रेविटी को बोला गया है साफ साफ नेगलेक्ट करना है, ठीक है। तो v बराबर 80 हो जाएगा। फिर हमें सबसे पहले v जो निकालना है, तो हमें 80
पता करना पड़ेगा, तो टी तो गिवन ही है, तो हमें ए जो है ए को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा किसी और चीज़ से जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। तो पहले ए को कैसे करेंगे, तो सोचेंगे तो फोर्स से निकल सकता है। फोर्स वाला क्या दिया हुआ है, फोर्स बराबर होता है एम ए और फोर्स बराबर होता है क्यू ई। तो यहाँ से ए तो हमें क्यू लाना ही है क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमें ए को हम उस फोर्स के फॉर्मूला से सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ से आएगा एम ए बराबर क्यू ई, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एम ए बराबर क्यू है तो ए निकालने के लिए क्यू बाई एम करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये हमसे यहाँ पे वी बराबर इक्वेशन 3 में दिया हुआ है कि बी बराबर 80 हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ए को यहाँ पहले यहाँ पे रखेंगे वी बराबर क्यू बाई एम, क्यू ई बाई एम इंटू टी। फिर हमसे ए तो वी निकल गया हमें क्यू के टर्म में। फिर हमसे पूछा क्या है मोमेंटम क्या होता है, पी बराबर एम बी, ये तो हम देखे हुए हैं। तो फिर एम दिया हुआ है पहले से, वी निकला हुआ है यहाँ से, सबको रखेंगे इसमें, तो मोमेंटम का फॉर्मूला आ जाएगा क्यू ई टी। तो ये ऑप्शन नंबर 2 है अपना। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि दो चार्ज है, ए स्मॉल आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो उसका फोर्स जो निकलेगा, फोर्स निकला हुआ है एफ। तो एफ क्या हो गया, एफ के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। फिर इसमें बोला गया है कि वही चार्ज को डिस्टेंस को हम कुछ बढ़ा के या घटा के कुछ भी करके, जो कि डिस्टेंस यहाँ पे आर डिस्टेंस पे एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डालते हैं, तब वो फोर्स जो है वही फोर्स 4 गुना हो जाता है। सेम चार्ज है लेकिन उसको डिस्टेंस का थोड़ा हम छेड़खानी करते हैं और डायलेक्ट्रिक मीडियम में उसको डालते हैं, तो फोर्स 4 गुना आता है। तो 4F बराबर के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू 1 बाई डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। क्योंकि के डला हुआ है, के का वैल्यू दिया हुआ है 9, लेकिन ये वो के नहीं है, ये डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट नहीं है, ये कॉलम कॉन्स्टेंट है, ये दोनों में अंतर है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे के बदले यहाँ पे 9 के कर देंगे, यहाँ पे 9 के नहीं होगा, यहाँ पे के होगा, और डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हमेशा नीचे लिखा जाता है, तो 1 अपन डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो 4F का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू 1/9 आ जाएगा। ये क्वेश्चन 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे फोर्स, ये 4F है, तो और इक्वेशन 1 में भी F का वैल्यू में आया हुआ है, तो फोर्स का वैल्यू क्या हुआ, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो इसको अगर हम इसमें रखेंगे, इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 में अगर रखेंगे, तो 4 इंटू एफ का वैल्यू पहले वाले इक्वेशन से के क्यू स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 1/9। तो इसको फिर अगर सॉल्व करते हैं तो हमें आर स्क्वायर का वैल्यू आता है, कैपिटल आर स्क्वायर वैल्यू आता है स्मॉल आर स्क्वायर बाय 36, एंड इसको सॉल्व करने पे आएगा आर बराबर स्मॉल आर बाय 6। ये आपका आंसर हो जाएगा, और आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि दो चार्ज है 3 माइक्रोकूलम का एंड x माइक्रोकूलम का, उसमें जो है कि 3 माइक्रोकूलम से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलती है वो 0 हो जाती है। तो टोटल और दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के क्यू का वैल्यू यहाँ से यहाँ पे अगर निकालना है हमको, दोनों चार्ज का निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके यहाँ से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, तो 3 माइक्रोकूलम से आ रहा है, के क्यू है यहाँ से तक का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, तो 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू के एक्स के माइक्रोकूलम से डिस्टेंस 9 होता है, यहाँ पे 12 है, यहाँ 12 टोटल, 3 सेंटीमीटर इधर से, तो 9 सेंटीमीटर इधर से आ गया, के क्यूब है 9 स्क्वायर, ठीक है। तो फिर इसको कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा वो 0 आएगा, तो दोनों के इसलिए दोनों को इक्वल कर दिए, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे 27 आएगा कैलकुलेशन के बाद। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का पता करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कौन सा इसमें नहीं है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जानते हैं क्या, कि इसमें क्या क्या है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज क्वांटाइज रहता है, मतलब कि एनी के फॉर्म में रहता है, ठीक है, किसी भी इंटीग्रल के फॉर्म में रहता है इंटू ई। तो जैसे कि 5e 6e 8e और ई हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब क्यू बराबर एन ई हो जाएगा। तो 2e 3 5 यहाँ पे माइनस में हो सकता है, -2e -3, लेकिन यहाँ पे पॉइंट में नहीं आ सकता, -8.5 -7.5, ये ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए चार्ज क्वांटाइज्ड है, क्योंकि क्वांटा के पैकेट्स के फॉर्म में आता है चार्ज। क्यों बरा एन, ये इंटीजर हुआ, एन एक इंटीजर हुआ, ठीक है। और दूसरा है ये चार्ज जो होता है कंजर्व रहता है, मतलब चार्ज को ना ही हम बना सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तीसरा है कि चार्ज एडिटिव नेचर होता है, मतलब क्या कि जी एक बॉडी है, कोई भी बॉडी है, उसके ऊपर +2q चार्ज भी है, +3q चार्ज भी है, +2q है और +2q है, ठीक है। तो नेट चार्ज अगर हो जाएगा उसका, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 3q हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे -q है, +q है, यहाँ पे -2q हो जाता, तो नेट
चार्ज यहाँ पे माइनस क्यू हो जाता है, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो जो होगा नेट वहीं हो जाएगा उसका नेट चार्ज उस बॉडी पे चार्ज। और चौथा प्रॉपर्टी है चार्ज का कि चार्ज स्केलर है, मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड तो है लेकिन उसके पास डायरेक्शन नहीं है। और पाँचवा है कि चार्ज जो है इनवेरिएंट होता है, मतलब कि चार्ज जो है तो वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। स्पीड को हम कितना भी बढ़ा दें कितना भी घटा दें, चार्ज का जो वैल्यू रहेगा वो सेम ही रहेगा और वो एन ई के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो चार्ज जो होता है इनवेरिएंट होता है, मतलब वो उसका स्पीड से उसका कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू, फोर्स पर यूनिट चार्ज जानते ही हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, अगर फोर्स पर क्यू होता है तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में भी बोला गया है कि कौन सा इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी है कौन सा नहीं है। तो हम जानते हैं कि चार्ज स्केलर होता है, फर्स्ट ऑप्शन है स्केलर एडिशन, अच्छा बिल्कुल चार्ज स्केलर होता है तो उसका, और चार्ज एडिशन एडिटिव ही नेचर होता है, स्केलर एडिशन होगा क्योंकि चार्ज स्केलर होता है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व फॉर एन एसिलेटेड, बिल्कुल चार्ज कंजर्व रहता है, एक एसिलेटेड बॉडी है तो उस पर जितना चार्ज नेट है वही रहेगा, ना वो चार्ज को कोई हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही हम चार्ज को बना सकते हैं, तो चार्ज कंजर्व रहेगा। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, बिल्कुल चार्ज क्वांटाइज्ड होता है क्योंकि क्यू बराबर एन ई के फॉर्म में रहता है, एन एक इंटीग्रल मल्टीपल हो गया। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इनटू कन्वर्जन ऑफ चार्ज इनटू मास, जो ये गलत है, चार्ज का कोई कन्वर्जन मास में नहीं होता। हाँ, चार्ज अगर ट्रांसफर हुआ दूसरे में तो दूसरे जगह चार्ज का ट्रांसफर हुआ तो उसका मास बिल्कुल घटता है, लेकिन चार्ज ट्रांसफर मास में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि टू इक्वली चार्ज पार्टिकल है प्लेस्ड एट सेपरेशन 10 मीटर के सेपरेशन से वो दूर है, दो चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी 10 मीटर है। ठीक है, और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है दोनों के बीच में 0.9 न्यूटन है। तो यहाँ पे हम है तो फोर्स बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, के का वैल्यू हम जानते हैं 9 × 10⁻9 होता है, और क्यू का वैल्यू दोनों का सेम है, क्यू का वैल्यू तो कैपिटल क्यू मान लिए और दोनों है तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और आर स्क्वायर, आर का वैल्यू यहाँ पे 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो यहाँ से क्यू का वैल्यू आ जाएगा 100 माइक्रोकूलम, यानी कि 100 × 10⁻6 कूलम, तो फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा। नंबर में क्वेश्चन है कि कौन सा चार्ज पॉसिबल है, तो ये वाला क्वेश्चन बनेगा कि वो वाला चार्ज इज क्वांटाइज्ड वाला कंसेप्ट से, तो क्यू बराबर एन ई, एन बराबर एन क्या होता है इंटीग्रल मल्टीपल होता है, 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पॉइंट में नहीं हो सकता। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि 5.8 × 10⁻19 है बराबर एन ई कर देंगे, एन इंटू ई का वैल्यू जानते हैं 1.6 × 10⁻19 होता है, तो इसको अगर हम करते हैं तो एन का वैल्यू निकलता है 3.625, जो कि पॉइंट में आ गया तो वो पॉसिबल नहीं है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं 3.2 × 10⁻19 है इक्वल टू एन इंटू 1.6 × 10⁻19 किए तो एन का वैल्यू यहाँ पे 20 आ जाता है, बिल्कुल ये तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, चार्ज का कॉन्टैक्ट के समझ गए कि 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, तो -1 -2 -3, लेकिन 0.5 0.7 ये सब नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे कि क्वार्क पार्टिकल होता है उस पर, जैसे कि अप क्वार्क हुआ तो उस पर उस पर चार्ज आता है 2/3 ई, तो ये भी तो डेसिमल फॉर्म में आ गया। अब माइनस, और डाउन क्वार्क होता है उस पर -1/3 ई रहता है, तो ये भी तो पॉइंट के फॉर्म में आ गया। लेकिन ये है कि ये कभी आइसोलेटेड पाए नहीं जाते हैं, मतलब कि ये दो इससे हमेशा एक कॉम्बाइंड फॉर्म में, एक ग्रुप फॉर्म पाए जाते हैं। तब जब इसका मतलब कि जब ये ग्रुप में रहेंगे तभी इसका कुछ मीनिंग होगा, तभी ये कुछ काम कर पाएंगे। जैसे कि प्रोटोन रहता है, प्रोटोन 2 अप क्वार्क से बना रहता है और 1 डाउन क्वार्क से बना रहता है, तो ये सिंगल, ये इससे छोटे पार्टिकल तो होते हैं, लेकिन इसका यूज ये काम में तभी आ सकते हैं जब ये कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे, और ये कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं तभी ये किसी चीज़ का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि प्रोटोन जो है 3 क्वार्क से बना रहता है, 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क, तो 2 अप क्वार्क रहता है तो 2 × 2/3 ई कर लेते हैं, प्लस 1 × एक डाउन क्वार्क का वैल्यू होता है -1/3, तो 3/3 1 ही, तो ये भी फिर एक इंटीजर फॉर्म में आ गया। पहले ये डेसिमल था, लेकिन ये जब हमेशा ग्रुप में रहते हैं तभी कोई मीनिंगफुल चीज़ें बना पाएंगे, तो ये ग्रुप में आते हैं तो एक मीनिंगफुल चीज़ एक प्रोटोन बनाते हैं, और ये देखिए प्रोटोन बनाया तो ये 1 ही आ गया, तो 1 यहाँ पे इंटीजर आ गया। सेम ऐसे न्यूट्रॉन जो रहता है, फिर ये न्यूट्रॉन एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से बना हुआ रहता है, तब ये 0 बन जाएगा, तो चार्ज न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 रहता है, तो ये लेकिन 0 भी तो फिर एक इंटीजर के फॉर्म में आ गया, तो इसलिए।
क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड ए डिस्टेंस आर डिस्टेंस और फ्रॉम इन्फिनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज सीट। यूनिफॉर्मली चार्ज सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जिसमें देखा गया तो इसमें कहीं भी आर और या फिर रेडियस या फिर कहीं भी डिस्टेंस का चर्चा नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसका एक सीट का वो इंडिपेंडेंट रहता है आर के, मतलब वो डिपेंड आर पे डिपेंड नहीं करेगा, डिस्टेंस डिपेंड नहीं करेगा। तो मतलब वो हम उससे इसका मतलब हुआ कि हम उससे कितना भी दूर चले जाएँ किस सीट से या कितना भी पास आ जाएँ उसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 भी वही प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। तो इसमें बोला गया क्या कि एक स्पीड ऑफ पॉइंट चार्ज को अगर इंक्रीज कर दें, स्पीड हम चार्ज का इंक्रीज कर दें तो उस पर क्या चार्ज का वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा। तो जानते हैं चार्ज इन्वेरिएंट होता है, मतलब उसका जो होता है स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, कितना स्पीड बढ़ा दें नहीं बढ़ा दें कुछ भी करें स्पीड के साथ तो उस पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चार्ज जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन मास यहाँ पे एडिशनल चीज़ मैं बता रहा हूँ कि मास जो होता है मास होता है वेरिएंट होता है मास, मतलब कि मास जो है स्पीड के साथ इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। और उसका फॉर्मूला होता है m=m0/√v²/c²। मतलब स्पीड को अगर हम अल्टर करेंगे तो मास पे भी चेंज होगा, ये पहले का मास है ये फाइनल मास होगा, मास भी चेंज होगा लेकिन चार्ज पे ऐसा कुछ नहीं होता। ये था आकाश का पार्ट टेस्ट 1 का जो कि 9 मई को हुआ है। पार्ट टेस्ट 1 का ये सॉल्यूशन है। और जब भी कोई भी आकाश का टेस्ट होगा आइलैंड का कोई टेस्ट होगा तो मैं आपके लिए यहाँ पे लेते आऊँगा इसका हर एक टेस्ट का सॉल्यूशन, क्योंकि वो क्वेश्चन है जो कि एक पूरा चैप्टर का वो पूरा टॉपिक का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आ सकता है। तो यहाँ से प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और शेयर करें। आकाश का ये 2026 बैच के लिए अभी फर्स्ट ही टेस्ट है, सेकेंड टेस्ट जब आएगा तो उसका भी अपडेट आ जाएगा मेरे पास और उसका सोल्यूशन भी विदिन टेस्ट के विदिन फर्स्ट या सेकेंड डे आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो यही पार्ट टेस्ट 1 का केमिस्ट्री का वीडियो आने वाला है।